हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आज जो पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं दिस वन इज सिलेक्शन रूल एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन। ओके, ये क्या रहेगा? हम स्टडी करेंगे सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 10 रहेगा ये, दिस वन फिजिकल स्पेक्ट्रा का लेक्चर नंबर 10 है। तो कोई मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कब देगा जो कि इंटेंस रहेगा, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि उसके दो क्वांटम दो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का जो एनर्जी लेवल है या जो वाइब्रेशनल लेवल है, उन दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच का जो डिफरेंस है ±1 होना चाहिए। ओके, यानी सक्सेसिव लेवल के बीच में ही आपका ट्रांजिशन परफॉर्म हो सकता है, जो कि ट्रांजिशन अलाउड स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, इंटेंस स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो क्या आपके पास रहता है इसमें? अ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग वाइब्रेशनल चेंजेस विथिन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मस्ट सेटिस्फाई द सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। क्या है? डेल्टा वी इक्वल्स टू ±1 विथ इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, यानी कि एन इक्वल्स टू, अगर मैं 1 की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ही बहुत सारे आपके पास वाइब्रेशनल स्टेट हो सकते हैं। एन वी इक्वल्स टू 0, वी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे इनके बीच की एनर्जी गैप कम होगी, यानी कि ये वी इक्वल्स टू 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि बीच में एनर्जी गैप कम होती जाएगी। तो यानी कि इंटेंस या विजिबल स्पेक्ट्रा आपको दिखाई देने के लिए डेल्टा वी की वैल्यू ±1 होनी चाहिए। मीन्स ट्रांजिशन विथ 0 to 1 वाइब्रेशनल लेवल जो रहेगा वो आपका आई आर अलाउड ट्रांजेक्शन रहेगा। वी की वैल्यू रहेगी 1 to 2 भी अलाउड है, 2 to 3 भी अलाउड है, 3 to 4 अलाउड है, 4 to 5 अलाउड है। एनर्जी क्या रहेगी आपकी? ई वी रहेगी v प्लस 1/2 एच न्यू। तो इवन की जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी आपके पास, अगर v की जगह में 1 प्लेस करता हूँ, v की जगह में क्या प्लेस करता हूँ, 1 to 2 के लिए E1 की एनर्जी मिलेगी। लोअर आपको लेवल का क्वांटम नंबर लिखना होता है। जैसे v इक्वल टू 1 to 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो लोअर लेवल कौन है? 1, तो 1 मैं यहाँ पे रखूंगा, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 3/2 एच न्यू। इसी टाइप से E2 5/2 एच न्यू उसकी एनर्जी आएगी, E3 7/2 एनर्जी एंड E4 9/2 एनर्जी। एंड दो सक्सेसिव लेवल्स की एनर्जी का जो गैप है आपके पास क्या देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा 5/2 अपॉन 3/2 1/एच न्यू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दिस वन इज एच न्यू। वो आपका फिक्स देखने को मिलेगा। कब? जब आपका ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अगर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर है तो ये गैप आपका डिक्रीज होता हुआ जाएगा। दिस वन, ये जो हमको बता रहे हैं, दिस वन है आपके पास। दिस इज एनर्जी है आपके पास। दिस v इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, फिर v इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इस टाइप से चलता जाता है। और एनर्जी आपका पहले 3/2 थी, फिर 5/2, 7/2, 9/2, और ये एनर्जी आपका बढ़ता जाता है। ओके, दिस एनर्जी आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैंने यहाँ पे आपको v एनर्जी का डिक्रीमेंट आपको बताया, तो ये शायद उल्टा बता दिया। एनर्जी आपका ये बढ़ता जाएगा, क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसको आप सही कीजिएगा, पहले लेवल कम होगा फिर एनर्जी इंक्रीमेंट होती जाएगी, इस टाइप से होगा। उल्टा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपको एक पैराबोलिक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ग्राफ किसके बीच में? मीन पोजिशन आर इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल एनर्जी को मान लीजिए ई के बीच में ग्राफ है। तो इस बिटवीन जो आर इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है, यहाँ इस साइड अगर मैं देखूँ तो आपका एज्यूम कीजिए कि वो स्ट्रेचिंग हो रहा है। सपोज कीजिए लाइक दिस वन, आपके पास दो स्ट्रक्चर्स है, लाइक ए मॉलिक्यूल, दिस वन इज बी मॉलिक्यूल, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। इसके बीच की लेंथ आपके पास आर इक्विलिब्रियम है। अगर वो स्ट्रेच किया, सॉरी, अगर वो आपका कंप्रेस हुआ तो क्या होगा? जो बी है वो बी यहाँ पे आएगा, दिस वन, और ए यहाँ पे आएगा। ओके, तो दिस ए, दिस बी, तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये आर प्राइम हो गई। अगर स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिली तो क्या होगा? ये वैल्यू जो बी है वो यहाँ पे जाएगा, दिस वन,
और ये और आपका बड़ा होगा, ये इस टाइप से आएगा, ये आर डबल प्राइम ले लीजिए, आर डबल प्राइम डबल प्राइम। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, ये डिस्टेंस आपका इंक्रीमेंट है, ओके, स्ट्रेचिंग बढ़ रही है, ओके। और यहाँ पे धीरे धीरे आते आते एक बार नॉर्मल पोजिशन है, फिर यहाँ पे ये कंप्रेशन हो रहा है। इस टाइप से भी आप इसे समझ सकते हो। और इनके बीच का एनर्जी के अकॉर्डिंग मैंने इसे हम अरेंज करते हैं, तो आपको एक पैराबोला दिखता है। क्या दिखता है? पैराबोला। हर एक लेवल की एनर्जी आपके पास सामने आपके पास दिखाई दे रही है, हर एक लेवल की एनर्जी है। तो ये पैराबोलिक एनर्जी का आपके पास एक ग्राफ आ जाता है, पैराबोलिक एनर्जी ग्राफ। किसके लिए रहता है? ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, नॉट फॉर अनहार्मोनिक ऑसिलेशन। अनहार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए ग्राफ आपका अलग आएगा, उसे भी हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करवाया है कि ओनली वन ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1 इज इंटेंस बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ एन v+1 लेवल इज ओनली 0.08। पॉपुलेशन जितना कम होगा अपर एनर्जी लेवल में, उतना ही आपका जो स्पेक्ट्रा है, मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। तो दिस वन अकॉर्डिंग टू ये पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा उसके मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन इन द अपर एनर्जी लेवल में डिपेंड करती है। तो NV+1 अपन NV कितना है? 0.01। तो जो इंटेंसिटी रहती थी वो रहती थी e⁻∆E/kT, ओके। तो इस हिसाब से इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहती थी N/V+1/NV, ओके। तो ये वैल्यू जितनी कम आएगी इंटेंसिटी उतनी हायर आएगी। तो आपके पास दिस वैल्यू अगर 0.08 मीन्स 8% है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, सपोज एनी ट्रांजिशन इज टेक प्लेस। सपोज कीजिए V टू V प्राइम में ट्रांजिशन परफॉर्म हो रहा है, तो V क्या लोअर, V प्राइम क्या हायर। तो एनर्जी गैप क्या रहेगा? डेल्टा E हायर यानी EV प्राइम हायर माइनस EV लोअर। तो EV प्राइम कैसे निकालेंगे? V प्राइम प्लस 1/2 h न्यू माइनस EV कैसे निकालेंगे? V प्लस 1/2 h न्यू। अगर मैं इसको सब्सट्रेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं V प्राइम को जस्ट वन स्टेप ऊपर लूँ, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल V है, तो इससे वन स्टेप ऊपर वाला कौन सा रहेगा? V+1। तो ये आपका डेल्टा V कितना आएगा? +1 आएगा, ओके। तो अगर V प्राइम को V+1 से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास क्या रहेगा? दिस वन इज V+1 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा? V+3/2 h न्यू माइनस V प्लस 1/2 h न्यू। तो गैप कितना आएगा? डेल्टा E 1/2 h न्यू का आपके पास क्या देखने को मिलेगा? गैप। क्योंकि दो सक्सेसिव स्टेप के बीच का आपको जो गैप देखने को मिला वो क्या था? 1/2 h न्यू। इस ग्राफ में ये जो गैप होगा आपका क्या होगा? h न्यू बार है, 1/2 h न्यू आपका एनर्जी गैप आएगा। कितना आएगा? 1/2 h न्यू एनर्जी गैप आपका रहेगा। यहाँ पे h न्यू लिखा है तो वो कहीं मिस्टेक है, तो उससे भी हम सुधार करेंगे, ओके। तो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो रहेगा 1/2 h न्यू। और अगर मैं वेव नंबर में बात करूँ तो ये रहेगा 1/2 न्यू बार, 1/2 न्यू बार। देयरफॉर इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्बेड रेडिएशन मस्ट सेटिस्फाइड बोर्स कंडीशन। लाइक कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए? कि डेल्टा E जो है वो 1/2 h न्यू हो, या फिर डेल्टा E जो है वो 1/2 h न्यू को SC से डिवाइड कीजिए तो S से H कैंसिल, तो न्यू अपॉन C को हम लिख सकते हैं 1/2 न्यू बार, ओके। तो डेल्टा E क्या आएगा आपका? 1/2 न्यू बार, और न्यू बार रहेगा आपका 1/2 पाई C अंडर रूट K अपॉन म्यू, ओके। दिस वन रहा आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, वन बाय वन देखते जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ HI, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ HI an intense band is observed at 670 सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट द 0 पॉइंट एनर्जी। मुझे E0 फाइंड आउट करनी है। E0 मुझे पता है कि 1/2 h न्यू रहती है, ओके। और वेव नंबर के फॉर्मेट में देखूँ तो वो रहता है मेरे पास 1/2 न्यू बार। तो गिवन वैल्यू किसके लिए? न्यू बार मेरे पास दे रखा है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो न्यू बार ही रहेगा 670 सेंटीमीटर इनवर्स, और 0 पॉइंट एनर्जी रहती है 1/2 h न्यू और 1/2 न्यू बार।
तो न्यू बार का हाफ कीजिए 670/2, तो ये आपके पास रहेगा 335 सेंटीमीटर इनवर्स, 335 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं इसको बात करूँ, ये आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स में, अगर मैं जूल में इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर इनवर्स जो वैल्यू है वो रहता है मेरा 11.96 जूल पर मोल में। ये कैसे कैलकुलेट किया है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इसको सेंटीमीटर इनवर्स इस पूरे वैल्यू को मुझे HC से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मैं इसे 6.0 यानी कि 1 मोल से भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये जूल पर मोल में आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मॉलिक्यूल के लिए जैसे कि एनर्जी आई है, तो 1 मोल के लिए कितनी आएगी, 11.96 जूल पर मोल से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक 335 मल्टीप्लाइड बाय 11.96, तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी 4006.6 जूल पर मोल। ये स्पेक्ट्रा का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड था उसी के अंदर मैंने रिलेशन कैलकुलेट करवाया था, रिलेशन ऑब्टेन करवाया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट या मे बी सेकंड के अंदर ये रिलेशनशिप हमने आपको बताया था, तो वहाँ से इस रिलेशनशिप को हम डायरेक्टली यूज में लेते हैं। लाइक ये भी बताया था कि SC की जो वैल्यू होती है वो रहती है आपकी 19.87, ओके 19.87 समथिंग इसकी वैल्यू रहती है, जहाँ SC की जगह डायरेक्टली इससे पहले मल्टीप्लाई करूँगा और इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाइड करता था दिस वन आवागाद्रो नंबर से, लेकिन वो सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करने हैं। मुझे डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल्स टू 11.96 जूल पर मोल की वैल्यू पता है। इसको मैं प्लेस करके जो एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में है उसे मैं ले सकता हूँ जूल पर मोल में, और जूल को किलो जूल में लेने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 4.006 किलो जूल पर मोल। सेकंड जो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, दिस वन इज 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 100 सेंटीमीटर इनवर्स एंड रिड्यूस्ड मास इज 10 टू द पावर -27 kg। कैलकुलेट बॉन्ड कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, यानी के कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है कि ई नॉट बार कितना होता है, ई नॉट यानी कि 0 पॉइंट एनर्जी 1/2 न्यू बार, और ये वैल्यू दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या हो जाएगा मेरे पास कि न्यू बार को अगर मैं लेना चाहूँ तो 2 × 100 हो सकता है। पहली चीज कि जो बॉन्ड कांस्टेंट होता है उसका जो यूनिट है वो रहता है आपका न्यूटन मीटर इनवर्स। तो मेरे पास जो सेंटीमीटर इनवर्स है इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो लाइक दिस ऐसी है कि 100 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये सेंटीमीटर की जगह मैं लिख दूंगा 1/100 मीटर। तो ये 100 भी अब ऊपर चला जाएगा, तो आएगा क्या 100 × 100 मीन्स 10 टू द पावर 4 मीटर इनवर्स। नीचे मीटर आएगा ना, तो ये लिख दिया 10 टू द पावर 4 मीटर इनवर्स। तो मैं इसको अब वापस रब कर देता हूँ, इस टाइप से ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब सेकंड, अगर मैं न्यू बार की वैल्यू पूछूं तो न्यू बार क्या होगा 2 × 10 टू द पावर 10 मीटर इनवर्स, ये मीटर इनवर्स। फोर्स कांस्टेंट पूछे, रिड्यूस्ड मास आपको गिवन है 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। अब जो मेरे पास वैल्यूज गिवन है उनको बस पुट करना है। ई नॉट मेरे पास पता है कितना है 1/2 न्यू बार, 1/2 न्यू बार की वैल्यू 1/2 पाई सी √k/u होता है आपके पास, ओके। और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 पाई सी √k/u। अगर अंडर हटाना तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ई नॉट बार का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय k/म्यू। तो k की वैल्यू क्या होगा 16 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू को मैं ई नॉट बार से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ई नॉट बार का स्क्वायर म्यू। इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 4 पाई सी, लाइक 4 पाई सी ई नॉट बार और इस पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रिड्यूस्ड मास। और यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है, लाइक 4 पाई की वैल्यू 3.4, सी की वैल्यू 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ई नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 4 मीटर इनवर्स, इस पूरे का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो जो भी यूनिट कन्वर्जन है वो आ जाएगा आपका लास्ट में न्यूटन मीटर इनवर्स। तो 4 इंटू लाइक 4 का स्क्वायर 16, 3.14 का स्क्वायर 9.86,
3 का स्क्वायर 9, 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर -2 7। इन सबको ले लीजिए, 10 टू द पावर 16 और 8 10 टू द पावर +24 और 10 टू द पावर -27। लास्ट में कितना आएगा 10 टू द पावर -3। -27 में से 24 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3 और बाकी के डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा 1419.7। तो जो आपके पास आया 1419.7 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको भी डिजिट में चेंज कर दिए, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.4197 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स आपके पास आएगा। ये क्या है आपके पास फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू आई आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ Cl2। दिस वन पूछा Cl2 मॉलिक्यूल एज्यूमिंग हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर मुझे इसे लेना है। इफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड कांस्टेंट ऑफ Cl2 इज 480, यानी के की वैल्यू आपको गिवन है 480 और कुछ दे रखा है क्या 0 पॉइंट पूछा है। रिड्यूस्ड वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा Cl के लिए, रिड्यूस्ड वैल्यू। ओके, तो Cl का जो मॉलिकुलर वेट है वो रहता है आपका 35 ग्राम पर मोल। मीन्स 35 यानी एक मोल का जो इसका वेट है वो है 35 ग्राम और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल का वेट आपके पास आ रहा है 35 ग्राम। तो मुझे तो एक मॉलिक्यूल चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल का मेरे पास वेट आएगा 35/6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 ग्राम और इस ग्राम को भी फिर मुझे किलोग्राम में चेंज करना है तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आएगा समथिंग लाइक दिस वन। फिर मैंने इस स्टेप को 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया तो MCl यानी एक मॉलिक्यूल का मेरे पास मास आएगा, दिस वन इज किलोग्राम के अंदर। ओके, एक मॉलिक्यूल का मास किलोग्राम के अंदर। अब मुझे पता है कि E0 बार यानी 0 पॉइंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 0 पॉइंट एनर्जी रहता है 1/2 h न्यू। ये रहेगा आपका जूल के अंदर, किस में आएगा जूल के अंदर। ओके, तो और न्यू की वैल्यू रहेगी 1/2 पाई। न्यू की वैल्यू रहेगी 1/2 पाई √k/μ। तो वैल्यू पुट कर दीजिए E0 = 1/2 h/2 पाई √k/μ। और अगर μCl2 यानी कि Cl2 का जो रिड्यूस्ड मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, MCl इंटू MCl अपॉन MCl प्लस MCl, तो वो हो जाएगा 2MCl। और आवोगाद्रो नंबर को भी मुझे लेना पड़ रहा है, मैंने इस वाले वैल्यू को यहाँ पे प्लेस्ट किया। MCl से MCl आपका कैंसिल हो गया। ओके, तो MCl अपॉन 2, दिस वन इज MCl मीन्स मास ऑफ इस n को एट प्रेजेंट N0 को यहाँ पे हटा दीजिए, N0 तो इसके साथ ही आ जाएगा आपका, N0 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी इसने गलत लिखा N0 यहाँ पे नहीं आएगा, N0 यहाँ पे इसका साथ आएगा। ओके, अवोगाद्रो नंबर से तो हम डिवाइड करते हैं ना 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और साथ में यहाँ पे 2 फॉर्मूले से, रिड्यूस्ड मास के फॉर्मूले से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2.94 इंटू 10 टू द पावर -26 किलोग्राम। और अगर इसकी वैल्यू मुझे रखना है E0 के फॉर्मूले में, तो ये हो गया आपका रिड्यूस्ड मास हो गया। तो ये था आपका 1/2, H की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड। पाई की वैल्यू आएगा 1/2 इंटू h/2 पाई, 1/2 h फिर 1/2 पाई था, तो दिस वन इज 2 इंटू 3.14 और फिर √k की वैल्यू इसने दे रखा था, k की वैल्यू 480 आपके पास गिवन है और म्यू की वैल्यू आकी 2.94 इंटू 10 टू द पावर -26। और इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले तो इसको ऊपर ले जाएंगे आप, 10 टू द पावर 26 प्लस का होगा, फिर 10 टू द पावर 13 आपका बाहर निकल जाएगा, फिर 480 और 294 को डिवाइड करके लाएंगे तो 12.777 आएगा। और इस टर्म को अप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3.4 ये नीचे और 6.624 ये आपका ऊपर, 6.626 ऊपर। सारे को अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे
इन दोनों का मल्टीप्लाई, दिस एंड दिस का मल्टीप्लाई, दिस का एंड दिस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 84.66 अपॉन 4 इंटू 3.4, 12.56 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34 एंड प्लस 13, आपके पास आएगा 10 टू द पावर -21 और वैल्यू आ जाएगी 6.74 इंटू 10 टू द पावर -21 जूल आपके पास रहेगा। ओके, तो ये क्या था आपके पास, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की। इसके अंदर दिस वन हमने जो स्टडी कर रहे थे ये था सिलेक्शन रूल एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए। एक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, दिस वन इज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या चीज़ है, पॉइंट स्टार्ट करते अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उससे वो एक हमारा रियल मीनिंग नहीं है, वो एक हाइपोथेसिस है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एटम्स है, एटम के बीच का जो बॉन्ड है एंड एटम से, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, लेकिन एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता नहीं है। एटम के बीच में कंप्रेशन एंड एक्सपेंडेशन काफ़ी फास्टली होता है और उसके अंदर रिक्वायर्ड एनर्जी उनकी अलग अलग आती है। कई बार इतनी एनर्जी मिलती है कि बॉन्ड टूट करके एटम के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ओके, तो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स ऐसा ऑसिलेशन जो नॉर्मल एसएचओ के नियम को फॉलो नहीं करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी, आपकी अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एसएचओ की फ्रीक्वेंसी से कम आएगी, एनर्जी उससे डेविएट करेगी। ओके, और बॉन्ड में भी ब्रेकअप हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं ड्यू टू फास्ट वाइब्रेशन। तो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटर इन विच without vibrate any limit can vibrate by any speed, but behavior of actual molecule does not always at harmonic oscillator। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में बिना किसी लिमिट के आपके बॉन्ड वाइब्रेट करते रहते विदाउट एनी स्पीड, बहुत फास्टली, कोई उनकी स्पीड लिमिट भी नहीं रहती, एंड डज नॉट ऑलवेज ओबे द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को ये फॉलो भी नहीं करते। फिर दे अंडरगो डिसोसिएशन आफ्टर अ सर्टेन इलास्टिक लिमिट, नहीं एक लिमिट से ज़्यादा अगर वो स्ट्रेच हो गए या एक लिमिट से ज़्यादा वो आपके कंप्रेस हो गए तो उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड ब्रेक ही हो जाएंगे, यानी कि जो मॉलिक्यूल था वो एटम के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा अगर वो सर्टेन लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच या कंप्रेस होते हैं। ओके, तो दे अंडरगो डिसोसिएशन आफ्टर ए सर्टेन इलास्टिक लिमिट, दज बिहेवियर ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज रिगार्डेड एज अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। जो आपका एक्चुअल कोई भी मॉलिक्यूल है लाइक HCl है तो वो भी आपका अनहार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। HF है या कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच का जो मोशन रहता है, वाइब्रेशनल मोशन रहता है, वो अनहार्मोनिक रहता है। इट डज नॉट फॉलो द हुक्स लॉ, हुक लॉ को ये फॉलो नहीं करता। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी अनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिराइव्ड इम्पेरिकल बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम था PM मोर्से ने इसके लिए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिराइव्ड किया था एंड कॉल्ड द मोर्से पोटेंशियल विच शोन इन द फिगर। इस फिगर को हम लोग नीचे वाले फिगर समझेंगे। ये PM मोर्से का फिगर है। द मोर्से कर्व एनर्जी ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल अंडरगोइंग अनहार्मोनिक एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन। जैसा कि मैंने बोला एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन। देखिए इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, इससे राइट साइड में ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को शो कर रहा है। क्या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन, 1.5, 2.5 एंड 2 एंड 2.5 एंगस्ट्रॉन। वर्टिकल लाइन आपकी एनर्जी को शो कर रही है। ओके, एनर्जी लाइक 0 to 0.5 DEQ यानी डिसोसिएशन एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। डी इक्विलिब्रियम यानी इस एनर्जी पे मॉलिक्यूल एटम के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे और दिस वन इज 1.5 DEQ। अब देखिए ये जो डॉटेड कर्व है, दिस वन इज डॉटेड कर्व है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए रिप्रेजेंटेड है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बीच वाला जो ये पॉइंट है ये है आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। लाइक कि मेरे पास मैं इसे यहाँ पे भी ऐसे शो कर सकता हूँ कि लाइक दो एटम्स है मेरे पास, लाइक
दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज ए और दिस वन इज बी। ओके, और इनके बीच का जो अभी डिस्टेंस है वो आर इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में एनर्जीज की क्या होगी, लोवेस्ट रहेगी। और जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो मे बी इसकी एनर्जी क्या हो, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा और स्ट्रेचिंग बढ़ेगी तो एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक के लिए भी ये कर्व टाइप में बढ़ेगी, पैराबोलिक कर्व में बढ़ेगा। किसमें, पैराबोलिक कर्व में, पैराबोलिक कर्व में, पैराबोलिक। लेकिन जो अनहार्मोनिक कर्व है, ये जो थिक लाइन से जो कर्व है वो किसका है, अनहार्मोनिक, अनहार्मोनिक, हार्मोनिक मोशन, अनहार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए कर्व है ये, जो ज़्यादातर रियल मॉलिक्यूल इसी कर्व को फॉलो करते हैं। ओके, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगी तो एनर्जी भी उसकी ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी कम होती जाएगी एक सर्टेन लिमिट तक क्या होगा, वो स्टेबल रहेगा। फिर बहुत ज़्यादा कम होगी तो उनके बीच में, न्यूक्लियर के बीच में रिपल्सन हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर के बीच में भी रिपल्सन होता है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्सन के कारण उसकी एनर्जी एकदम से हाई चली जाएगी। देखिए ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट है या स्लोप है बहुत ही ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेगा, जो कि पैराबोला से भी आपको ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। जैसे उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर और कम होगा तो एनर्जी उसकी एकदम से हाई जाएगी, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन एटम्स आर हाई, ज़्यादा होंगे। तो दिस वन इज अनहार्मोनिक कर्व है, एक आपका पैराबोलिक कर्व है, और इस स्टेप से यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की जो एनर्जी वो डी इक्विलिब्रियम की एनर्जी, यानी इस एनर्जी से ज़्यादा, या इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये एनर्जी आपको रिक्वायर्ड रहती है बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए। ओके, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है लाइक दिस वन, there is no difference in behavior of actual molecule and harmonic oscillator if displacement is small। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, कितना, अबाउट 10% ऑफ लेंथ। तो SHO और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर दोनों सेम रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली उनका सेम कर्व रहेंगे। लेकिन देयर इज अ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन हायर रेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके, उस कंडीशन में आपका जो SHO ग्राफ है वो इक्वल नहीं रहेगा, किसके, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर वाले ग्राफ के लिए इक्वल नहीं रहेगा, डेविएशन बॉन्ड लेंथ के अंदर अगर ज़्यादा है तो। ये ग्राफ भी फ्री यानी कि नोट के अंदर बनाया हुआ है, लेकिन इसकी क्लियरिटी और विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट नोटबुक या रेफरेंस बुक का ही पेज मैंने यूज किया। फिर आपके पास एक पॉइंट था, in the higher range of bond length molecule dissociated into atom after a certain limit of energy which is called dissociation limit and corresponding energy is called dissociation energy, जिसे D से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कब, हायर रेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ के अंदर डिविएशन ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन 10%, सॉरी 10% से ज़्यादा अगर बॉन्ड लेंथ में डिविएशन आता है इन स्ट्रेचिंग एंड in extension and एक रहता है आपके पास, जस्ट 1 मिनट, वर्ड मेरे पास, एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन। अगर एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन 10% से ज़्यादा रहता है उसके इनिशियल बॉन्ड लेंथ से, इनिशियल बॉन्ड लेंथ जो भी है उससे ज़्यादा रहता है 10% के अमाउंट से, तो आपको एटम्स के अंदर वो डिसोसिएट हो सकता है, एटम के अंदर डिसोसिएट हो सकता है। तो डिसोसिएशन, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। अब PM मोर्से ने जो एनर्जी दी थी वो एनर्जी फंक्शन है आपका E इक्वस टू रहता है, E इक्वस टू डी इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ये रहेगा आपका A, ब्रैकेट लगाइएगा A, फिर R इक्विलिब्रियम माइनस R, और इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ पे वापस से एक बार लिख लेता हूँ, E इक्वस टू डी इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट A कांस्टेंट है आपके पास, R इक्विलिब्रियम माइनस R, ब्रैकेट बंद, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आती है वेयर A इज द कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंड DEQ इज द डिसोसिएशन एनर्जी, आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी।
तो डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ई अपॉन ये पूरा टर्म हो जाएगा, है ना। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इसमें क्या बताता है कि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर आपके पास दो वाइब्रेशनल लेवल है, लाइक V इक्वस टू 0, V इक्वस टू 1, 2, जैसे जैसे वाइब्रेशनल लेवल इंक्रीज होते जाएंगे, इन वाइब्रेशनल लेवल के बीच में एनर्जी गैप कम होता जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो क्या था कि एनर्जी गैप सेम रहता था, है ना, एनर्जी गैप क्या रहता था, सेम रहता था। लेकिन अनहार्मोनिक मोशन के अंदर, अनहार्मोनिक ऑसिलेशन में ये एनर्जी गैप इक्वल नहीं रहेगा। ओके, डाउन टू टॉप जाओगे, यानी कि जैसे जैसे वाइब्रेशनल लेवल बढ़ते जाएंगे एनर्जी गैप कम होती जाएगी। दिस इज डी जीरो एंड दिस इज डी इक्विलिब्रियम। ओके, ये भी आपको देखना रहता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।